हेलो बच्चों, मैं हूं आपको गोलू सर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब आज के एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे मैथ्स कक्षा 10वीं के पूरे सूत्र को बताने वाला हूं। मतलब एक वीडियो में आप पूरे अध्याय के फार्मूला को पढ़ने वाले हो। जैसे कि आपको पता है कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अधिकतर फार्मूला भी दे दिया जाता है, प्रमेय वगैरह भी दे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक में जितने भी फार्मूला यूज हुआ है आपकी कक्षा 10वीं में गणित सब्जेक्ट में, उस हर एक फार्मूला को हम पढ़ने वाले हैं। तो एक वीडियो में आज आपको मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद में आपको पहला जो फार्मूला मिलता है वो है भाज्य बराबर। तो आज हम शुरुआत इसी से करते हैं, भाज्य से। तो आज का हमारा सेशन शुरू होता है अध्याय 1 जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद में जितना भी फार्मूला है पहले उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्याय 1 में बहुपद का पहला फार्मूला जो आपको मिलने वाला है ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये आपका पहला फार्मूला जो आप गणित के सबसे शुरू में पढ़े हैं। अब इसके बाद आपका जो दूसरा फार्मूला आने वाला है वो है जब भाज्य, यहाँ पर आपको मिलने वाला है यदि भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ध्यान से समझिएगा, यदि भाजक भाज्य का गुणनखंड है तो शेषफल का मान 0 होगा। भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा यदि भाजक भाज्य का गुणनखंड हो, भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड हो तो शेषफल 0 होगा। इसको आप प्रश्न 2 में यूज करते हैं शेष प्रमेय के लिए, तब ये आपको यूज होना है। अब यहीं पर से आप थोड़ा सा उल्टा समझिएगा, यदि शेषफल 0 हो, इसी फार्मूला से आप दूसरा फार्मूला बना रहे, देखिएगा यदि शेषफल 0 हो तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, यदि भाजक भाज्य का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। अब इसको हम उल्टा बना रहे हैं, यदि शेषफल 0 हो तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। इस तरीके से आपको इस फार्मूला से वाला फार्मूला बनाने भी आ जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जस्ट इसका उल्टा है। अब चौथा जो फार्मूला आप पढ़ने वाले हो वो है यदि बहुपद आपको मिलेगा ax² प्लस bx+ c के रूप में। बहुपद जब हमको इस रूप में मिला रहेगा तब शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला और शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला, तब शून्यकों का योगफल इसका सूत्र होगा हमारे पास -b/a। अब देखते हैं दूसरा, ये चौथा के लिए पहला फार्मूला और चौथा के लिए दूसरा फार्मूला। उसके बाद हमारे पास निकलता है शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र हमको मिल जाएगा c/a। तो इस तरीके से आपको इसके आधार पर 2 चीजें मिलने वाला है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो फार्मूला आपको सामने में दिखाई दे रहा है ये अध्याय 1 के लिए यूज होने वाले पूरा फार्मूला है। अब हम चलते हैं अध्याय 2 की ओर जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 2 के फार्मूला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें आपको 2 चर मिलेगा और उसका अधिकतम घात मिलेगा 1। अध्याय 2 का क्या नाम है, अध्याय 2 इसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है उसमें जो चर राशि रहेगा उसका अधिकतम घात 1 होगा, रैखिक समीकरण। इसमें आपको जो चर राशि का समीकरण मिलने वाला है वो मिलेगा 2 निकायों के रूप में। तो 2 निकाय को क्या क्या है उसको देखिए। पहला निकाय आपको मिलेगा
a1x प्लस b1y बराबर में c1, और दूसरा निकाय हमको मिलेगा a2x प्लस b2y बराबर में c2। जब निकाय इस रूप में रहेगा तब के लिए अब हमारा फार्मूला शुरू हो जाता है। पहला, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तब निकाय का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और इस स्थिति में आपको रेखाओं को बताना है, और रेखाएं होगा प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। इस निकाय में जब हमको पहला फॉर्मूला दिख रहा है, जब निकाय इस रूप में मिला रहेगा तब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तब निकाय का अद्वितीय हल होगा और रेखाएं होगा प्रतिच्छेदी। अब दूसरा देखते हैं हम, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। निकाय का कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में रेखाएं इस स्थिति में रेखाएं होगा समांतर, रेखाएं समांतर होगा। अब हमारे पास तीसरा फार्मूला जो है ये हमको मिलने वाला है, यदि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है c1/c2। देखो दोनों में कंडीशन क्या लग रहा है, इसमें a1/a2 बराबर था b1/b2 लेकिन ये बराबर नहीं था c1/c2। लेकिन तीसरा में कंडीशन क्या लग रहा है, ये तीनों की दोनों आपस में बराबर है। तब की स्थिति में तब निकाय का अनंततः अनेक हल होगा, अनंततः अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब इसके लिए भी रेखाओं की स्थिति हमको बताना है, और रेखाएं यहां पर रेखाएं समांतर था और यहां पर रेखाएं संपाती होगा, रेखाएं संपाती होगा। तो इस पूरे अध्याय 2 में आपको ये तीनों फार्मूला बस मिलेगा, और इन फार्मूला में से एक नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। मतलब कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 तब निकाय का खाली स्थान हल होगा। तो वहां पर आपको स्थिति लगा देना है, क्या खाली स्थान के लिए क्या लग जाएगा हमारे पास, अद्वितीय हल। मतलब ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको सत्य असत्य में भी देखने को मिल सकता है, खाली स्थान में भी देखने को मिल सकता है, और सही विकल्प में भी। मतलब ये एक नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो अध्याय 2 का जो फार्मूला आपको मिलना है पूरा का पूरा आपके सामने मैं रख दिया हूँ। अब हम चलते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अभी जो हमने पढ़ा था दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें अधिकतम घात कितना था, 1। अब अगला अध्याय में एक चर का द्विघात समीकरण, मतलब आपको चरों की संख्या मिलेगा 1 और उसका अधिकतम घात मिलेगा हमको 2। तो चलते हैं अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें आपको पहला फार्मूला जो मिलने वाला है, पहला फार्मूला आपको मिलेगा तब जब आपको द्विघात समीकरण एक व्यापक समीकरण के रूप में मिला रहेगा तब। यदि द्विघात समीकरण कह सकते हैं या वर्ग समीकरण, द्विघात मतलब अधिकतम घात 2 और वर्ग मतलब भी होता है अधिकतम घात 2। तो यदि वर्ग समीकरण, इसमें वर्ग समीकरण का यूज हर जगह होना है। यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो, अब यहीं से आपको पूरा फार्मूला मिला है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग समीकरण यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
पहला अध्याय में आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इस रूप में रहता था तब वो क्या कहलाया था, बहुपद। लेकिन बराबर में जैसे ही जीरो लगा तो ये क्या कहलाने लग गया, वर्ग समीकरण। तब के लिए अब पहला फार्मूला हमारे पास मिलने वाला है, ये है विभेदक का। किसका सूत्र मिलने वाला है हमको, विभेदक। और विभेदक को हम कहते हैं विविक्त कर। तो दोनों नाम यदि आ जाए तो आपको कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, विभेदक और विविक्त कर एक ही है। तो विभेदक या विविक्त कर किसको हम दर्शाते हैं कैपिटल डी से। जब विभेदक या विविक्त कर b का मान निकालने के लिए बोला जाए तब हमारे पास फार्मूला मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप तभी निकाल पाएंगे जब वर्ग समीकरण दिया रहेगा, उसको आप पूर्ण करेंगे इस व्यापक समीकरण से। मतलब जब इस रूप में दिया है तभी आप एबीसी का मान प्राप्त करोगे और वहां से आप किसका मान निकालेंगे, डी का मान। अब इसके लिए आपको 3 कंडीशन मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है, यदि डी छोटा हो, ध्यान से समझिएगा, जो हम डी का मान निकालेंगे वो यदि छोटा हो किससे, 0 से। यदि डी छोटा हो 0 से तब निकाय, तब इसका मूल की बात होगा, निकाय की बात नहीं। तब मूल वास्तविक, डी छोटा है तब के लिए आएगा काल्पनिक। डी छोटा हो 0 से तब मूल काल्पनिक और असमान होगा। देख लीजिए पहला कंडीशन, जब d छोटा हो 0 से तब मूल काल्पनिक और असमान होगा। और दूसरा, यदि d बड़ा हो किससे, 0 से। देखिए पहले स्थिति में क्या था, d छोटा था 0 से, अभी की स्थिति में d बड़ा है 0 से। अब ये छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, जब मान इसका ऋणात्मक में आए, d का मान ऋणात्मक में आएगा तो छोटा होगा, d का मान जब धनात्मक में आएगा तब बड़ा होगा। तब मूल, यहां पर काल्पनिक के में क्या आ जाएगा, वास्तविक, वास्तविक और असमान का असमान ही रहेगा, असमान होगा। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब हमारा तीसरा फार्मूला इसी के आधार पर मिलने वाला है, वो है यदि d एक बार छोटा था एक बार बड़ा था, अब यहाँ पर d बराबर हो जाएगा सीधा 0 का, तब मूल वास्तविक का तो वास्तविक रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमको असमान मिला है उसके लिए क्या लिख देना है, समान। तो d का मान जो निकलेगा उसके आधार पर आपको 3 कंडीशन मिलेगा। एक d छोटा रहेगा 0 से तब, d बड़ा रहेगा 0 से तब, और d बड़ा रहेगा 0 के तब। तो तीनों स्थितियां आपको खाली स्थान के रूप में मिल सकता है। अब अगला फार्मूला हमको मिलने वाला है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको पता होगा, आपके इसको भी बताएंगे। कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। एक्चुअली में श्रीधराचार्य सूत्र ही हमारा सूत्र विधि होता है। कभी कभी नाम से भी दे दिया जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो करके, तो आपको वहां पे परेशान नहीं हो जाना है, बैठे नहीं रहना है। आपको जो फार्मूला याद है श्रीधराचार्य सूत्र का, मतलब वही तो है हमारा सूत्र विधि, या उसी का नाम रहता है द्विघात समीकरण। मतलब इसका 3 नाम है, एक श्रीधराचार्य सूत्र, दूसरा सूत्र विधि और तीसरा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सूत्र के लिए आपको फार्मूला मिलना है। चलिए दूसरा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य या सूत्र विधि, सबका नाम है एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, या इसी को हम कहते हैं द्विघात सूत्र। ये तीनों में से कोई भी नाम से आपको मिलेगा तो आपको सूत्र वही लगाना है, क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्णिक के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और इस पूरे का बटा में आ जाएगा 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्णिक के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटा में 2a। एक इसका सूत्र है श्रीधराचार्य सूत्र या सूत्र विधि या द्विघात सूत्र। इन तीनों में से कोई भी नाम आएगा तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना है। अब अगला फार्मूला आपको मिलने वाला है वो है तीसरा फार्मूला, जब आपको वर्ग समीकरण ax² + bx + c के रूप में मिला रहेगा तब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। जो हमने अध्याय 1 में पढ़ा था ना, मूलों के जगह में क्या लिखे थे, शून्यार्थ, और यहाँ पर मूल लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मूलों का योगफल। वही फार्मूला है, अलग नहीं है, सिर्फ नाम बदल गया। वहां पर हमने शून्य पढ़ा था, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल पढ़ रहे हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसका सूत्र होगा -b/a
अगला सूत्र हमारे पास आ जाएगा चौथा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये हमको मिलेगा C/A। अब इनके लिखने के बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो है कि वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या होता है 2। खाली सामने आता है कई बार, वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या क्या होता है 2। तो इसको भी आप एक पुस्तक के रूप में लिख लीजिएगा। वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या ये होता है हमारे पास 2। खाली स्थान में आता है अधिकतर वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या खाली स्थान होता है। एक को हम मानते हैं अल्फा और दूसरा को मानते हैं हम बीटा। तो चलिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे मैं फार्मूला बता रहा हूँ वर्ग समीकरण बनाने का। पांचवा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र ये हमको मिलता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में लिख देना हमको 0। देखिए इस अध्याय का अंतिम फार्मूला जो आपको मिला है वो है वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। मतलब आपको बराबर में 0 रखना ही है। इसके बराबर में 0 नहीं रखेंगे तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? बहुपद। और यहाँ पर वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या जो होता है वो 2 होता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इतना फार्मूला जो है वो अध्याय 3 का है। तो अब हम चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जिसमें आपको मिला है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि किसी बच्चे का कोई फार्मूला याद नहीं होगा तो आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर का पूरा फार्मूला याद करने वाले हो। मतलब सिंपल सी बात है, एक वीडियो देखो और पूरा का पूरा फार्मूला याद कर लो। तो चलिए अब हम चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अध्याय 4, इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ले लीजिए समांतर श्रेणी का सूत्र। पहला सूत्र जो रहेगा वो आपको भी पता हो गया होगा। पहला सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी का? ये होता है श्रेणी का nवां पद। क्या होता है? श्रेणी का nवां पद। nवां पद का सूत्र होता है हमारे पास। श्रेणी के nवां पद को पहले हम दर्शाएंगे an से। श्रेणी के nवां पद को किससे दर्शाते हैं? an से। और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये सब चीजें कौन कौन है? a होता है प्रथम पद, a होता है प्रथम पद। यहाँ पर जो n दिखाई दे रहा है, n को हम कहते हैं पदों की संख्या। और यहाँ पर जो d दिखाई दे रहा है ये होता है सार्वंतर। कई बच्चे इसको सार्वंतर लिखते हैं और कई बच्चे सार्वंतर लिखते हैं, तो दोनों का दोनों सही है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर बात आता है दूसरा फार्मूला जो इसी के ऊपर आधारित है, वो क्या है? अंतिम पद का सूत्र। अंतिम पद जिसको हम किसे दर्शाते हैं? n से। और अंतिम पद का सूत्र भी होता है an, मतलब nवां पद के सूत्र के जैसे। सेम टू सेम आपको अंतिम पद का सूत्र यही छाप देना है। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारे पास दूसरा फार्मूला। अब हम आते हैं तीसरा फार्मूला की, जो होता है n पदों का योगफल। और n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो 2 तरीके से मिलेगा। एक प्रथम पद सार्वंतर और पदों की संख्या दिया रहेगा तब, और दूसरा जब प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या दिया रहेगा तब। मतलब 2 तरीके से आप n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे तो वह हो जाएगा हमारे पास पहला फार्मूला n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने nवां पद को n से दर्शाया था ना, वैसे ही n पदों के योगफल को हम दर्शाएंगे a से n से। a से n का सूत्र हो जाएगा हमारे पास n/2। जब हमको प्रथम पद समांतर दिया रहेगा तब की स्थिति में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n पदों के योगफल को हमने दर्शाया a से और इसका फार्मूला हमने लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a तो हो गया पहला वाला। मैं बता दें इसमें 2 तरीके का फार्मूला मिलने वाला है।
और n पदों का योगफल का सूत्र फिर से n पदों का योगफल, इसका सूत्र हमको मिलेगा जब हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस l। तो देखिए कौन सा फार्मूला आपको सरल लग रहा है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला आपको सरल लगा। अब हम चलते हैं अगला अध्याय जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। इस अध्याय में आपको ज्यादा फार्मूला देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन इनमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाता है, तो कहाँ से उठा के दे सकते हैं उसको आप देखिए। तो पहला अध्याय 5 का इसका नाम है अनुपात और समानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात और समानुपात का जो पहला चीज आपको मिलने वाला है, जो पहला फार्मूला मिलेगा वो सीधा सीधा अनुपात। तो दो राशियों के बीच में तुलना करना, पहला जो आपको नाम लिखा है वही आपका रहेगा अनुपात के लिए, खाली सामने आ सकता है ना। तो पहला हो जाएगा दो राशियों के बीच में तुलना करना, दो राशियों के मध्य या बीच में, दो राशियों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। खाली स्थान में कैसा आ सकता है, दो राशियों के बीच में तुलना करना खाली स्थान कहलाता है। अब हमारे पास आ जाएगा दूसरा जिसको हम कहते हैं समानुपात। पहला नाम से पहला वाला फार्मूला बन गया समझिए, दूसरे नाम से दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला हमको मिलेगा समानुपात के लिए। तो जैसे दो राशियों के बीच में तुलना करना अनुपात कहलाता है, वैसे दो अनुपातों के बीच में तुलना करना होता है समानुपात। दो अनुपातों के मध्य, अनुपातों के मध्य या बीच तुलना करना समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ये लीजिए, अब हमारे पास आ जाता है अगला फार्मूला। अब हमको क्या क्या चीजें मिलने वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। यदि कोई राशि a और b के अनुपात में मिला है तब a और b का वर्गानुपात, सीधा सीधा इसको ऐसे लिखिए, a और b का वर्गानुपात। वर्गानुपात कैसे मिलेगा ध्यान से समझिएगा, है ना। वर्गानुपात का मतलब होता है इन राशियों में लग जाना है वर्ग। वर्गानुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, मतलब a का वर्ग अनुपात b का वर्ग होगा। वर्गानुपात मतलब दोनों में वर्ग लगाना। अब दूसरा देखिए, अगला क्या मिलने वाला है, चौथा a अनुपात b का वर्गानुपात कब बन जाएगा, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात जैसे वर्गानुपात में वर्ग लगा है, वर्गमूलानुपात में क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो कर्णिक या वर्गमूल a अनुपात वर्गमूल b होगा। एक खाली स्थान में आ सकता है भाई, है ना। अब जैसे हमने वर्गानुपात निकाला वैसे घनानुपात निकालेंगे। पांचवा a अनुपात b का घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है घात में 3 लगाना, तो a का घात 3 अनुपात b का घात 3 होगा। अगला फार्मूला, जैसे वर्गमूलानुपात निकाले थे तो घनमूलानुपात निकाल दीजिए। छठवा a अनुपात b का घनमूलानुपात, ये हमको मिलेगा कर्णिक घात 3 के अंदर a अनुपात कर्णिक घात 3 के अंदर b होगा। अब अगला फार्मूला आपको जो मिलेगा वो है, यदि a व b का मध्यानुपाती c हो, यदि a और b का, b के में नहीं आएगा, b तो मध्यानुपाती में आएगा, a व c का मध्यानुपाती b हो, तब b का मान खाली स्थान होगा करके आएगा। तो आपको वहां पर लिखना है b का मान या b बराबर करके आएगा, तब आपको लिखना है प्लस माइनस करने के अंदर ac लिख देना है। देखिए, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तब b बराबर आएगा या तो b का मान होगा करके आएगा, तब आपको लिखना है प्लस माइनस करने के अंदर ac।
अब यहाँ पर एक बात और देखिएगा, 8वां फार्मूला जो आपको मिलने वाला है, यदि इसमें ये बोला जाता है कोई राशि को समानुपाती रूप में मिला है तो उसके मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो खाली स्थान में कैसा आएगा, किसी समानुपात वाले राशि में चरम पदों का गुणनफल खाली स्थान पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब ये दोनों है क्या, उसको आप समझिए। किसी समानुपात में चरम पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं, गुणनफल के बराबर होता है। ये लीजिए, अब ध्यान दीजिए वो कैसे रहा है, इसको ध्यान दीजिए। आपको यदि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर A/B बराबर C/D दिया है तो इसको आप तीसरा गुणा करते हो। कैसे करते हो, ये पहले का अंतिम से गुणा करते हो। तो ये पहला और अंतिम जो दिया है तो इसको हम कैसे करते हैं, A/D करते हैं, बराबर में क्या करते हैं B/C करते हैं। इन दोनों का तो गुणा करते हैं ना, B और किसे गुणा करते हैं C का, तो ये हो जाएगा B/C। अब देखिए ये है प्रथम पद और अंतिम पद, ये प्रथम पद और अंतिम पद को हम कहते हैं चरम पद, और जो B और C दिखाई दे रहा है वो बीच में है, इसलिए इसको हम कहते हैं मध्य पद। तो चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और सिंपल सी बात है, अनुपात समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से इस अध्याय का जितना भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है या जितना भी फार्मूला है इसको मैंने एक ही वीडियो में यहीं पर अपलोड कर दिया, तो आप तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला वाला अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए चलते हैं अगला अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने को मिलेगा बिंदुओं के बारे में। इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा बिंदुओं के बारे में, और बिंदुओं में मिलता है हमको भुज और कोटि। याद आ रहा होगा क्या क्या देखने को मिलता है हमको, भुज और कोटि। तो चलिए पहला काम हम बता देते हैं अध्याय 6 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो ये हमको मिला है ज्यामिति नहीं है, ये है ज्यामिति। अध्याय 6 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखते हैं इसका पहला फार्मूला। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको मिलेगा 2 बिंदु, ये आपको मिलेगा 2 बिंदु। पहला बिंदु का निशान होता है x1 y1। मानो पहला बिंदु को मैंने कह दिया A, और दूसरा बिंदु का निशान आप दर्शाएंगे x2 y2 से। x1 को हम कहते हैं या x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं हम कोटि। अब इन्हीं से आपको मिलेगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहला फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा कर्णी के अंदर x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। और अगला फार्मूला हमको जो मिलेगा दूसरा वो है प्रवणता। किसका सूत्र मिलना है, प्रवणता। प्रवणता को ही हम कहते हैं ढाल, और इसको हम दर्शाते हैं m से। किसको किसे दर्शाएंगे, m से। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगला फार्मूला जो हमको मिलेगा y अक्ष में स्थित रेखा के लिए समीकरण, y अक्ष में स्थित बिंदु के लिए रेखा का समीकरण या रेखा के समीकरण का सूत्र कह सकते हैं। y अक्ष में स्थित बिंदु के रेखा का समीकरण का सूत्र। तो रेखा के समीकरण का सूत्र आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। y अक्ष में जो बिंदु स्थित है उसके लिए y बराबर mx प्लस c। या तो आपको बोलेगा रेखा के समीकरण का सूत्र खाली स्थान होगा तो आपको लिख देना y बराबर mx प्लस c। तो इस तरीके से आपको 3 फार्मूला मिल गया। ये तीनों फार्मूला के रूप में तो आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रश्नावली 6.1 में जितना भी टॉपिक उसमें दिया हुआ है ना, वो सब के सब 1 नंबर के लायक का क्वेश्चन है। और अध्याय 6 से आपको 1-1 नंबर 2 क्वेश्चन मिलना है।
तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये तो फार्मूला का मिल गया, लेकिन 6 एक का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें से आपको क्या क्या चीजें मिल सकता है। तो पहला चीज जो मिलेगा, आप पहले देखिएगा, इसमें आपको मिलेगा चतुर्थांश, ये इस तरीके से, अरे दोनों को हम कहते हैं अक्ष। ये x प्लस अक्ष है, ऊपर में y प्लस अक्ष हो जाएगा, ये x माइनस अक्ष हो जाएगा, नीचे में y माइनस अक्ष हो जाएगा। ये आपको समझिए एक चौथा फार्मूला का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा, जैसे कि बिंदु आपको दे देंगे कि भाई एक बिंदु 5 है और एक ऋण 6 है, तो बताइए ये कौन से अक्ष, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो 5 ऋण 6, तो आपको इसके चिन्हों को ध्यान देना है, न कि अंकों को। अंक कुछ दिया है, आपको चिन्ह को देखना है। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं पहले चतुर्थांश का, तो यहाँ पर कौन कौन सा चिन्ह आएगा, x। ध्यान दिए, पहला मान हमेशा x का रखना है, दूसरा मान हमेशा y का रखना है। तो x वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, पहला प्लस, और यहाँ पर y मान भी क्या है, प्लस। मतलब जिस बिंदु में इंसान प्लस प्लस रहेगा वो पहले अक्षर में स्थित होगा, और जिसका माइनस और प्लस है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, जिसका माइनस और माइनस है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, और जिसका मान यहाँ पर देखिए x प्लस है, y माइनस है, मतलब जो प्लस रहेगा और क्या रहेगा, माइनस, वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। मतलब ये जो बिंदु दिया है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, वो होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और उसको द्वितीय चतुर्थांश में लेके आ जाते हैं। तो इसको ध्यान समझिएगा, हमेशा पहला मान किसका रहता है, x का रहता है। तो यहाँ पर x का मान प्लस रहेगा, y का मान क्या रहेगा, माइनस। तो ये प्लस और माइनस यदि है तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। और जो जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निशान होता है 0 0, सिर्फ 0 लिख के मत आइएगा। मूल बिंदु का निशान होता है 0 0। दोनों अक्ष परस्पर होते हैं लंबवत, दोनों अक्ष परस्पर क्या होता है, लंबवत। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जहां पर बात आ जाए 2 अंकों का या 2 अंक पूर्णांक दिया हुआ है, तब वहां पर हम कहेंगे एक चतुर्थांश में स्थित है करके। लेकिन यदि ये इस तरीके से मिल जाए 0 और 6 के रूप में मिल जाए, तो इसको हम चतुर्थांश में स्थित है नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन से अक्ष में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें x का मान 0 है वो y अक्ष में स्थित होगा, और यदि यही हो जाएगा 6 और 0, तो इसको हम कहेंगे, यदि y 0 है तो कौन सा अक्ष में स्थित होगा, x अक्ष में स्थित होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, x अक्ष में y का मान 0, y अक्ष में x का मान 0। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर x मान 0 है, मतलब कौन सा अक्ष में हो जाएगा, y अक्ष में। यहाँ पर y का मान 0 है तो कौन सा अक्ष में हो जाएगा, x अक्ष में। तो इस तरीके से इनमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितने बातें मैं बोला हूँ उसको। अब हम बढ़ते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है अध्याय 7 आलेख। आलेख से आपको एक भी फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा, तो हम अध्याय 7 का फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे अध्याय 8 का फार्मूला। और अध्याय 8 का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। और बैंकिंग एवं कराधान से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक आपको मिलेगा पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 8, जिसका नाम है बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग एवं कराधान, लीजिए बैंकिंग एवं कराधान का पहला जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा आवर्ती जमा खाता के रूप में। किस रूप में मिलेगा, आवर्ती जमा खाता के रूप में। तो पहला सूत्र हमारे पास मिल जाएगा आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र। आवर्ती जमा खाता में किसके लिए सूत्र निकलेगा, पहले ब्याज के लिए सूत्र। ये हो जाएगा हमारे पास ब्याज बराबर किसके लिए, ध्यान दीजिएगा भाई, आवर्ती जमा खाते के लिए हम चल रहे हैं ना। आवर्ती जमा खाते में ब्याज का सूत्र हो जाएगा मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा दर, और इस पूरे के बटा में हो जाएगा 100, और पूरे के गुणा में महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, और कोष्टक में आ जाएगा महीनों की संख्या धन 1, महीनों की
संख्या धन 1 और इस पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास 24। अब देख रहे हैं फार्मूला इतना बड़ा है सर, हम कैसे याद करेंगे, या तो हमारे पेज में कैसे आएगा, आप ये सोच ही रहे होंगे, क्योंकि आंसर शीट हो सकता है आपको छोटा मिले, आपका राइटिंग बड़ा बड़ा बन रहा होगा। तो आपके लिए इसके लिए भी मैं आपके पास आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, टेंशन मत लीजिए। इसको हम शॉर्टली कैसे लिखेंगे उसको देखिए। मासिक जमा धन जब आप लिखेंगे पेपर में तो उसको आप पी से दर्शा दीजिएगा। तो पी गुना दर को तो आपको पता ही होगा, दर को हम दर्शाते हैं आर से, और बटा में जो दिया उसको लिख दीजिएगा 100। ये हो गया पी गुना आर बटा 100 गुना महीनों की संख्या को आप दर्शा दीजिएगा एन से, और क्वेश्चन में महीनों की संख्या धन एक मतलब एन धन 1 और इसके बटा में आ जाएगा कितना 24। तो इस तरीके से आपको सॉल्व फार्मूला मिलेगा। देखिए कितना बड़ा था फार्मूला और इसको हमने बहुत छोटा सा लिख दिया। इस तरीके से भी आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा फार्मूला हमको मिलेगा इसी का, आवर्ती जमा खाते के लिए हो गया ब्याज का सूत्र। अब दूसरा फार्मूला मिलेगा कुल प्राप्त धन। कुल प्राप्त धन इसका सूत्र हो जाएगा मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुना महीनों की संख्या, महीनों की संख्या धन में आ जाएगा ब्याज। देखिए मासिक जमा धन गुना महीनों की संख्या धन ब्याज। आपको प्रश्न में ब्याज याद करिए करके प्रश्न में आएगा तो क्या आएगा, कुल प्राप्त धन याद करो। और कुल प्राप्त धन याद करने के लिए आपको पहले तो ब्याज चाहिए होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लेकिन ब्याज नहीं दिया रहेगा, और ब्याज के बिना आप कुल प्राप्त धन नहीं निकाल पाओगे। मतलब आपको ब्याज निकालना ही है, उसके लिए आपको शुरुआत में ही ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए आप शुरुआत में ब्याज का फार्मूला लगा के कुल प्राप्त धन प्राप्त करेंगे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला जो हमको मिलेगा सावधि जमा खाता से। किससे? सावधि जमा खाता से। और सावधि जमा खाता में आपको प्रश्न में मिलेगा परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि करके। देखिए परिपक्वता के बाद, परिपक्वता ये शब्द आपको एकदम नया लग रहा होगा, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। तो ये शब्द नया नहीं है, आप मिश्र धन सुने हो नाम, वही तो है ये। क्या है ये? मिश्र धन ही है। और मिश्र धन का सूत्र आपके दिमाग में आ गया होगा। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन पुस्तक में एक धन दर बटा में 100 और पूरे घात हो जाता है समय। फिर से आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा लिख दिए सर, तो इसको भी तो आप छोटा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? P पुस्तक में एक धन R बटा 100 का घात क्या हो जाएगा? n। तो इस तरीके से आप मिश्र धन या इसको हम कहेंगे परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। तो मिश्र धन का सूत्र हो जाता है P पुस्तक में एक धन R बटा 100 का घात n। लेकिन यहाँ पर आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगा। क्या क्या? जब ब्याज की गणना तिमाही रहेगा तब, और जब ब्याज की गणना छमाही रहेगा तब। उसके लिए कंडीशन क्या क्या मिलता है उसको देखिए। तो चौथा फार्मूला जो हमको मिलेगा, और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये है आपका 1 नंबर के लायक क्वेश्चन। यहाँ से ये सब चीजें तो आपको 1 नंबर में नहीं दे सकते हैं या नहीं देते हैं। जो अभी मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ वो रहता है 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। यदि ब्याज की गणना तिमाही हो, कैसा हो? तिमाही हो, तो समय को 4 से गुना व दर को 4 से भाग करते हैं। दर को 4 से भाग करते हैं, भाग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। समय तिमाही की स्थिति में समय को 4 से गुणा करेंगे और दर को 4 से भाग करेंगे। या तो आपको दूसरा कंडीशन मिल सकता है, यदि ब्याज की गणना तिमाही के बजाय क्या आ जाएगा? छमाही। क्या आ जाएगा? छमाही। और छमाही को हम कहते हैं अर्धवार्षिक। ध्यान दीजिएगा, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, छमाही हो या अर्धवार्षिक हो। तो कंडीशन लिख के लगाना है। अर्धवार्षिक हो तो समय को वहां पर किसी गुना किए थे? 4 से। यहां पर किसी गुना करेंगे? 2 से गुणा
2 से गुणा व दर को 2 से भाग करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंडीशन कैसे लगा के देते हैं, इसी को तो देंगे लेकिन कैसे देते हैं, यदि ब्याज की गणना छमाही हो तो समय लिया जाता है या समय खाली स्थान लिया जाता है, तो वहाँ 2 से गुणा करेंगे, ऐसा शब्द तो नहीं जुड़ने वाला है, वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुना लेते हैं, तो वहाँ पर 2 गुना लेते हैं लिखेंगे, और यहाँ पर जब तिमाही की बात आएगा तो 4 गुना लेते हैं बोलेंगे। और यहीं पर और क्या बन सकता है, यदि ब्याज की गणना छमाही है तब दर लिया जाता है, तब वहाँ पर हम 2 से भाग किए ना, और 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है, आधा, तो वहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, आधा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद करिएगा। इन दोनों से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से कंसेप्ट से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है अध्याय 9, जो है आपका त्रिकोणमिति एवं सर्व समीकरण। आपको तो पता होगा त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी बहुत सारा इसमें फार्मूला मिलता है जिसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको तो पूरा का पूरा फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला याद कर लेना है, और याद नहीं होता तो उस बात इसको अच्छे से बार रिपीट करके देखिएगा, ताकि आपको कोई भी फार्मूला में कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 9 की ओर। अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरण। एवं सरल समीकरण। अब हम बढ़ते हैं फार्मूला की। तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको मिलेगा वो है हमारा किसके ऊपर आधारित, लाल बटा कका के ऊपर आधारित। किसके ऊपर आधारित होता है, लाल बटा कका। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, और फिर से एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो पहला फार्मूला जो मिलता है वो मिलता है हमारा साइन थीटा के लिए, वो है लंब बटा कर्ण। क्या, लंब बटा कर्ण। और दूसरा फार्मूला जो हमको मिलेगा वो मिलेगा कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और तीसरा फार्मूला जो हमको मिलेगा वो मिलेगा टेन थीटा के लिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये देखिए कितना आसानी से आप फार्मूला को बता दे रहे हो। आपको क्या मिला, साइन कॉस और टेन। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम त्रिकोण के अनुपात लिखेंगे ना, उसके किसी भी लेटर को आप कैपिटल में लिखेंगे। बहुत बच्चे टेन लिखते हैं ना, तो ऐसे मतलब स्टाइल से टेन लिख देते हैं, तो ये गलत है ना। तो जब आप त्रिकोणमिति अनुपात का नाम लिखेंगे तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात जब लिखेंगे ना, कोई भी लेटर उसका कैपिटल नहीं है। अब हमारा तीसरा के बाद चौथा नाम हमको मिल जाएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा बराबर, जैसे लंब बटा कर्ण हुआ था ना, तो मैं आपको बताया कि कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो इसको उल्टा करके लिखिए, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और दूसरा यहाँ पर हमको मिल जाएगा पांचवा, जो दूसरा में लिखा हुआ है कॉस को उल्टा, इसका हो जाएगा बेटा सेक थीटा बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटा आधार। और छठा हमको मिलेगा टेन का उल्टा कॉस थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। इस तरीके से आपने साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट का सूत्र लंब आधार कर्ण के रूप में प्राप्त कर लिया। अब आप इसको सीधा सीधा साइन कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा नया फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। सातवां फार्मूला ये क्या है, साइन थीटा बराबर, मैं आपको बताया ना कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। यहीं से क्वेश्चन आता है साइन थीटा बराबर खाली स्थान, तो आपको वहां पर लिखना है 1 बटा कोसेक। और यहीं से देखिएगा कोसेक को मैं ले जाता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा कोसेक इंटू साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, मतलब
साइन इंटू कोसेक करेंगे तो हमको क्या मिलता है ए। अब फिर यहीं से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, क्या देखिए कोसेक को आप रखिए इधर ही, अब आप कर दीजिए पक्षांतरण इसको साइन को, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखिए एक फार्मूला हमको मिला था और उससे हमने 3 फार्मूला निकाल दिए, तो आपको इस तरीके से अगला के लिए भी फार्मूला निकाल देना है। 8वें नंबर का फार्मूला हमको मिलता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेम प्रोसेस चलेगा। अब धीरे में करेंगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, और यहाँ जब हम cos पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर, ये हमारा मिलता है 9वां फार्मूला, जो हमको मिलेगा tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, और इसका फार्मूला मिल जाएगा फिर से tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 1, और यहीं पे फिर हमको फार्मूला मिलेगा cos थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरीके से आपको इतना फार्मूला तो मिल गया, ये तो आप कक्षा 9वीं में पढ़े हो, लेकिन अब जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ वो आपको मिलता है सीधे कक्षा 10वीं में। तो ये हमारा है फार्मूला नंबर 10, जो हमको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहीं से फिर से आपको 3 फार्मूला मिलेगा, जैसे यहाँ पर 3 फार्मूला मिलेगा ना, यहाँ से भी आपको 3 फार्मूला मिलेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, पहले आप कर दीजिए कॉस स्क्वायर को पक्षांतरण, तो ये हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस। अब यहीं से हम यदि कॉस बजाय साइन को पक्षांतरण करें तो किसका फार्मूला मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने एक फार्मूला से कितना फार्मूला बना दिया, देखिए 3 फार्मूला बन गया। इनमें से कोई भी फार्मूला एक नंबर का आ सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर खाली स्थान होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली स्थान होता है तब वहां पर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम अगला फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला नंबर 11, ये हमको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखिए या तो ये आ सकता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में, तो यहाँ से आप क्या करेंगे एक बार tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतरण करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में हमको मिल जाएगा 1, क्योंकि ये प्लस इधर के माइनस हुआ तो इधर बराबर में क्या बचा था हमारे पास 1। अब आप tan स्क्वायर को रखेंगे और किसको पक्षांतरण कर दीजिए 1 को, तो क्या होगा फार्मूला देखिए, तो हम 1 को जब हम पक्षांतरण करते तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलता है 1 प्लस इधर आके हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आपने एक फार्मूला से आपने 3 फार्मूला फिर से बना दिया। अब देखिए अगला फार्मूला, फार्मूला नंबर 12, जो हमको मिलेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये हमको मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक को पक्षांतरण किए थे, सॉरी tan को पक्षांतरण किए थे, वैसे ही किसको पक्षांतरण करेंगे cot को पक्षांतरण करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस इधर आके क्या हो जाना है माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1। अब सेम प्रोसेस हमको करना है, अगर 1 को कर दीजिए पक्षांतरण तो क्या मिलेगा cot स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए cot स्क्वायर बचा है हमारे पास 1 प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हमको मिलेगा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आपने कितना फार्मूला बना दिया 12 फार्मूला। ये आपको मिलेगा प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को हल करने के लिए। अब हम चलते हैं अगला प्रश्नावली को हल करने के लिए नया फार्मूला की ओर, जो हमको मिलेगा सीधा रूप बदलने वाला। तो आपको नया फार्मूला क्या मिलने वाला है इसको हम देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर, इसी अध्याय का है वो भी, लेकिन थोड़ा सा आपके पास जगह की कमी हो गया है, आप पढ़ेंगे इसको पहले मिटा दीजिए, उसके बाद हम करते हैं अगला। अब अगला आपको मिलने वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 13, इसमें हमको क्या मिलेगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। मतलब जब 90 की बात आए तो साइन का रूप बदल जाता है किसमें कॉस में, किसमें बदल जाता है कॉस में। और फार्मूला नंबर 14 कॉस 90 माइनस थीटा इसका मान होता है साइन थीटा। अब फिर से फार्मूला 15 tan 90 माइनस थीटा
इसका रूप बदलता है कॉट थीटा में। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला नंबर 16, कॉट 90 माइनस थीटा, इसका रूप बदलता है टेन थीटा में। अब अगला आ जाइए, फॉर्मूला नंबर 17, ये हमको मिलेगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और अगला फार्मूला जो हमको मिलने वाला है फार्मूला नंबर 18, ये हमको मिलेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा। इस तरीके से आपको जितना फार्मूला यूज होना है वो सब के सब फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपके लिए एक काम मैं देता हूँ, वो है टेबल सारणी याद करना। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है। ये जो सारणी आपको मिला होगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी आपको जो 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है वो देखने को मिलेगा उसी से ही। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय की ओर, जो हमको मिलेगा अध्याय 10, ऊंचाई एवं दूरी से। तो ऊंचाई एवं दूरी में हमको दो चीजें देखने को मिलता है, एक मिलता है उन्नयन कोण और दूसरा मिलता है अवनमन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण से हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अध्याय 10, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। अब ऊंचाई और दूरी से फार्मूला कैसे बनेगा, या इसमें के लिए हमको कोई टॉपिक मिलता है, पहला मिलता है उन्नयन कोण। तो ये आपको एक नंबर में मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में हिंट कर देता हूँ। उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और वस्तु की स्थिति हमारे देखने वाले स्थान से ऊपर की ओर रहे, ध्यान समझिएगा। जब वस्तु हमारे देखे गए, जहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं वहां से वस्तु कहाँ है, ऊपर की ओर, तब की स्थिति में वस्तु के वाला रेखा और क्षैतिज रेखा जो हम प्राप्त करेंगे, क्षैतिज रेखा कहाँ से प्राप्त करेंगे, जहां से हम वस्तु को देख रहे हैं वहां से हम प्राप्त करेंगे क्षैतिज रेखा। तो वस्तु रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाता है उन्नयन कोण। मैं आपको डायरेक्टली आपको चित्र बना के बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ से वस्तु देख रहे हैं, समझिए, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा। और मान लो वस्तु की स्थिति ऊपर की ओर है ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे वस्तु रेखा। तो क्षैतिज रेखा और वस्तु रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाता है उन्नयन कोण, जिसको हम किससे दर्शा देते हैं, थीटा से। तो वस्तु की स्थिति जब ऊपर की ओर रहेगा क्षैतिज रेखा से, तब उसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब यहीं पर बात आ जाता है किसका, अवनमन कोण का। अवनमन कोण, यहाँ पर बात आएगा क्या, देखिए यहाँ पर से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पर से देख रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया क्षैतिज रेखा। क्या कह दिया, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा हमने बोला, तो अब वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा, बोले थे नीचे की ओर। तो यहाँ पर से हमने नीचे की ओर ले लिया, मान कोई वस्तु ले लीजिए, तो इसको हमने कह दिया वस्तु रेखा। तो क्या समझ में आया, क्षैतिज रेखा और वस्तु रेखा के मध्य में जो कोण बना इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और वस्तु ऊपर की ओर है, तब उस वहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। जब हम वस्तु को देख रहे हैं और वस्तु कहाँ है, नीचे की ओर, तब वहाँ पर बनेगा अवनमन कोण। तो इस स्थिति में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में ध्यान रखना दिया। लेकिन अब आपको जो मैं तीसरा बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। जब वस्तु से दूरी बढ़ता रहेगा, जहाँ से हम देख रहे हैं और वस्तु की दूरी क्या रहेगा, बढ़ रहा होगा, ध्यान से समझिए। जब वस्तु की दूरी बढ़ेगा तब उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान घटेगा। वस्तु की दूरी बढ़ेगा तो कोण का मान घटेगा, वस्तु की दूरी कम होगा तो कोण का मान बढ़ेगा। यहां पर से आ सकता है क्वेश्चन, यदि वस्तु की दूरी बढ़े, वस्तु की दूरी बढ़ेगा तो कोण का मान घटेगा, ठीक है। और यदि वस्तु की दूरी घटेगा तो कोण का मान, चाहे उन्नयन हो चाहे अवनमन हो, कोण का मान बढ़ेगा। सिंपल से आप एक उदाहरण लिखिएगा। ये हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, पहले स्थिति था, अब यहाँ पर से मैं उसको देख रहा हूँ, समझिएगा। अब यहाँ पर मान लो कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। अब मैं यहाँ पर आ गया, दूरी क्या हो गया, वस्तु की दूरी क्या हो गया, कम हो गया।
तो यहाँ पर जो कोण बनेगा सिंपल सी बात है, मान लो कितना बन रहा है यहाँ पर 60 अंक बन रहा है, तो सिंपल सी बात है दूरी घटा तो कोण का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब मान लो पहले स्थिति में रहता 60 अंक पर, दूरी बढ़ता तो कोण का मान क्या हो जाता, घट जाता। मतलब कोण का मान बढ़ा, दूरी बढ़ेगा तो कोण का मान घटेगा, यदि वस्तु की दूरी घटेगा तो कोण का मान बढ़ेगा। अब ये आपके घर सामने आ सकता है ऐसे। अब चौथा स्थिति आपको क्या मिलेगा उसको देखिए, यदि वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगा, वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो कोण का मान भी बढ़ेगा, तो कोण का मान बढ़ेगा। यदि ऊंचाई बढ़ा तो कोण का मान भी बढ़ा, और यदि वस्तु की ऊंचाई घटा, वस्तु की ऊंचाई घटेगा तो कोण का मान भी घटेगा, कोण का मान भी घटेगा। तो इन दोनों टॉपिक में से, इन दोनों टॉपिक में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसको आप इसे परिभाषा के लिए इसको याद रख लीजिएगा और इसको 1 नंबर के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला वाला अध्याय जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता जो अध्याय आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको कोई फार्मूला देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है क्या, प्रमेय। और प्रमेय से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 11 के जो प्रमेय है उसके सिर्फ कथन। तो इसमें का जो कथन है उसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कथन भी आपका 1 नंबर का आ सकता है। तो पहला कथन आपको जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, पहला कथन क्या होता है, वो होता है थेल्स प्रमेय का। इसका थेल्स प्रमेय का। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय का कथन। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। चलिए इसका पहला कथन जो आपको फार्मूला के रूप में मिल सकता है या कह सकते हैं खाली स्थान के रूप में मिल सकता है, वो हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात या एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको आपकी पुस्तक में थोड़ा अलग तरीके से भी दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को छेद करते हुए खींची जाए तो वे रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो शब्द का हेर फेर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बात वही है। तो आपको मैं अपने शब्दों में दिखाता हूँ जो आपको सरल लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है, देखिए थेल्स प्रमेय, इसी को हम कहते हैं क्या, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो चलिए देखते हैं आधारभूत अनुपातिकता क्या होता है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को एक ही अनुपात या समान अनुपात, एक ही अनुपात में
या इसी को हम कह सकते हैं समानुपात। में विभाजित करती है। ये लीजिए, तो इस तरीके से आपको थेल्स प्रमेय का कथन देखने को मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रमेय की ओर, जिसका नाम है यदि दो त्रिभुज दिया है और दोनों कैसा हो समरूप, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिल सकता है, इन्हीं से आपको दो समरूप त्रिभुजों से दो कंडीशन मिलता है, उसको समझिएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा होता है समानुपातिक। क्या होता है? समानुपातिक। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक भी कह सकते हो, समानुपातिक भी कह सकते हो। संगत भुजाएं समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है एवं संगत कोण बराबर होता है। एवं संगत कोण, ये खाली स्थान में आता है भाई, है ना। संगत कोण बराबर होता है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझिए इसको। जब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं की बात आएगा तो समानुपातिक होता है, या तो ये आता है संगत भुजा के रूप में, या तो आ सकता है संगत कोण के रूप में। जब संगत कोण की बात आएगा तो बराबर होता है। याद रखिएगा, भुजाएं समानुपातिक, कोण बराबर। बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं दोनों में से ही आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। अब आएगा हमारे पास अगला प्रमेय, जिसका नाम है प्रत्येक किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा सॉरी, यदि कोई त्रिभुज है वो समकोण है, आपको याद आएगा होगा समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समकोण त्रिभुज मतलब उसमें लगता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला प्रमेय हम पढ़ते हैं, किसी या किन्हीं, जो आप चाहो लिख सकते हो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसमें से प्रमेय देखने को मिलेगा। लेकिन प्रमेय के अलावा दो चीजें आपको और मिलने वाला है, उसको मैं आपको बताता हूं, जो है आपका समरूप त्रिभुज से ही रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं स्केल गुणक। तो स्केल गुणक क्या होता है उसको देखिएगा। ये प्रमेय का कथन भी आपको एक नंबर का मिल सकता है ना, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन एक नंबर का मिलना ही है। तो जब प्रमेय नहीं आता है तो उसका कथन ही हमको एक नंबर के रूप में दे देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रमेय के अलावा हमको जो चीज मिला है। अब ये हमको मिला है पहला स्केल गुणक के रूप में। पहला कंडीशन देखिएगा, है ना, स्केल गुणक। स्केल गुणक क्या होता है? दो समरूप आकृतियों के भुजाओं में एक विशेष अनुपात होता है, जिसको हम स्केल गुणक कहते हैं। तो खाली स्थान में आ सकता है दो समरूप आकृतियों के
समरूप आकृतियों के भुजाओं में, या ये कह सकते हैं संगत भुजाओं में, संगत भुजाओं में एक विशेष अनुपात होता है, एक विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणक कहते हैं, जिसे स्केल गुणक कहते हैं। लीजिए ये भी क्वेश्चन आपको खाली स्थान में देखने को मिल सकता है कि स्केल गुणक खाली स्थान होता है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला अध्याय की ओर, जो हमको मिला है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। इसमें आपको बहुत सारे प्रमेय देखने को मिलेगा और इसमें से आपको प्रमेय हल करने के लिए भी आता है और प्रमेय का जो कथन है वो आपको 1 नंबर के लिए खाली स्थान, सही जोड़ी या सत्य असत्य में देखने को मिल सकता है, या विकल्पी क्वेश्चन मतलब सही विकल्प चुनकर लिखो में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 12 की ओर, जिसका नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। क्या है? वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, अध्याय 12। अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। अब वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं की सबसे पहला जो आपको प्रमेय मिलने वाला है वो है वृत्त की बराबर जिहाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करता है। तो चलिए पहला प्रमेय हम शुरू करते हैं। वृत्त की बराबर जिहाएं, वृत्त की बराबर जिहाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, समान कोण अंतरित करते हैं, समान कोण अंतरित करते हैं, अंतरित करते हैं। ये देखिए अब हम दूसरा प्रमेय हम पढ़ेंगे। देखिए यही से वृत्त की बराबर या वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। जस्ट उल्टा, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं तो वे जीवाएं आपस में बराबर होगा। जस्ट हम उल्टा कर देंगे। कैसे? यदि जीवाएं, दो जीवाएं कह सकते हैं, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, समान कोण अंतरित करते हैं, अंतरित करते हैं तो जीवाएं कैसा होगा? बराबर। तो जीवाएं बराबर होंगे, बराबर होंगे। ये देखिए आपको एक ही प्रमेय से आपको 2 कंडीशन दे दिया गया है। अब हम चलते हैं अगला प्रमेय की ओर, जो है यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अगला प्रमेय क्या है? यदि केंद्र से, अब केंद्र तो आप ये मत सोचिए केंद्र क्या है, वृत्त के ही केंद्र की बात कर रही है ना। यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, या ये कह सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर लंब डाला जाए तो वे मतलब कौन? लंब। तो वे जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपका खाली स्थान के लायक का क्वेश्चन है भाई, जितना भी अभी चल रहा है ना ये सब कथन, ये आपका खाली स्थान के लायक का क्वेश्चन है। अब चौथा हमको मिल जाएगा, यदि जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाया जाए, मतलब जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। जस्ट इसका उल्टा ये कह सकते हैं, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने
वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, जीवा पर लंब होता है। ये देखिए आपको एक प्रमेय से दूसरा प्रमेय कैसे बन रहा है ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं प्रमेय नंबर 5 की ओर। ये मिला है 3 असररेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। खाली स्थान में आता है 3 असररेख बिंदुओं से होकर, असररेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। केवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये अधिकतर 1 नंबर का आता ही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3 असररेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। अब अगला हमको प्रमेय मिला है वो है किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब यदि जीवाएं बराबर है, इसमें भी आपको 2 प्रमेय मिलेगा। देखिए छठवा, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है, स्थित होता है। अब इसको जस्ट उल्टा करते हैं। यदि 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगा तो उनकी लंबाई बराबर होगा। जस्ट इसको उल्टा कैसे हो जाएगा? यदि 2 जीवाएं बराबर है, या ये कह सकते हैं यदि 2 जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, यदि 2 जीवाएं या कोई भी जीवा हो, ये कह सकते हैं यदि जीवाएं, ये देखिए यदि जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, तो उनकी लंबाइयां या उनकी लंबाई बराबर होंगे, उनकी लंबाई बराबर होंगे। सिंपल सी बात, यदि केंद्र से दूरी बराबर तो लंबाई बराबर, यदि लंबाई बराबर तो केंद्र से दूरी बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो हमको प्रमेय मिलने वाला है, ये हमको मिलेगा वृत्त के परिधि पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर व्यास द्वारा बना कोण या व्यास द्वारा अंतरित कोण, व्यास द्वारा अंतरित कोण, एक खाली स्थान पे का क्वेश्चन है ना। अंतरित कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास मिलने वाला है वो है 90, वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के एक ही अवधा में बना कोण आपस में बराबर होता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा वृत्त के एक ही खंड में बना कोण, वृत्त के एक ही खंड में बना कोण, एक ही खंड आ सकता है या तो एक ही अवधा में आ सकता है। एक ही खंड में बना कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ले लीजिए। अब अगला प्रमेय हमारे पास मिलने वाला है वो है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला प्रमेय जो हमको मिलने वाला है क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ले लीजिए 180 अंश होता है। तो इस तरीके से आपको 10 प्रमेय मिल गया। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रमेय की ओर जिसका नाम है
वृत्त के स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर होता है लंब। क्या होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जितना भी आपको प्रमेय देखने को मिल रहा है ये सब के सब 1 नंबर के राय का क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रमेय की ओर। एक सभी प्रमेय आपको तो सिद्ध करने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन प्रमेय का जो कथन है उसका यूज अधिकतर 1 नंबर के लिए कर दिया जाता है, मतलब 1 नंबर में दे सकते हैं, है ना। तो इनका कथन आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रमेय जिसका नाम है वृत्त के स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। अगला प्रमेय हमारा है प्रमेय नंबर 11। इस पर वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, सिंपल सी बात, वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, लंब होता है। ये लीजिए। अब अगला प्रमेय हमको मिला है प्रमेय नंबर 12। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगला प्रमेय हमको मिला है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, या ये कह सकते हैं शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या दुगुना होता है, लिख सकते हैं दोगुना होता है। अब अगला प्रमेय हमको मिलेगा प्रमेय नंबर 13। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब अगला प्रमेय जो मिलेगा उसको ध्यान से समझिएगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से केवल वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींच सकते हैं। अब यहीं पर एक और प्रमेय आता है, वो क्या है उसको समझिएगा। किसी बाह्य बिंदु से जब बात आएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल 2। लेकिन वृत्त के किसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। वृत्त के किसी बिंदु पर या वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो रहेगा केवल 1। तो दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रमेय जो मैं कह रहा हूं क्या है, वृत्त के किसी बिंदु से ये जो बात आया था क्या था, बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पर। अब यहाँ पर वृत्त के किसी बिंदु पर या बिंदु से केवल 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से किसी बिंदु की बात नहीं, मतलब एक बिंदु से केवल 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। केवल 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरीके से आपको इस अध्याय का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है उन सबको मैं आपको बता दिया हूँ। तो
आप इतने प्रमेय को अच्छे से याद करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 13। जो हमको मिलता है क्या, वो मिलता है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं से हमको तो कोई भी फार्मूला मिलने वाला नहीं है। उसमें से तो हमको सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, चित्र बनाओ 5 नंबर पाओ। तो उस अध्याय से आपको कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम उस अध्याय को, अध्याय 13 को ना पढ़ के हम सीधा पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 का। अध्याय 14 से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो क्या क्या हो सकता है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 14 की ओर, जिसका नाम है गणितीय कथनों की जांच। अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। गणितीय कथनों की जांच हमको क्या क्या चीजें 1 नंबर के लिए दे सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, यही आपको सिद्ध करने के लिए भी 3 नंबर का दे सकते हैं। मतलब आपको कुछ बात जो मैं बोल रहा हूँ वही चीजें आपको ऑप्शन में भी दे सकते हैं, मतलब 1 नंबर के भी दे सकते हैं, और इन्हीं से आपको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पहला जो हमको मिलने वाला है ये है विषम संख्याओं का वर्ग। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है या सदैव विषम होता है। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। ये हो गया पहला, होता है। अब हमारे पास अगला मिलेगा, वो मिलने वाला है दूसरा, सम संख्याओं का योग या सम संख्याओं का गुणनफल या सम संख्याओं का वर्ग। ये तीनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में दे सकते हैं। सम संख्याओं का वर्ग की बात हो, या सम संख्याओं का गुणनफल की बात हो, या सम संख्याओं का योगफल की बात हो। तो सम संख्याओं का योग, मैं योग से लिख रहा हूं, सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है, विषम संख्याओं का योग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, या ये कह सकते हैं प्रमेय नंबर 3, विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग। 2 की बात हो रही है ना, 3 आ गया तो बदल जाएगा। 2 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। विषम मत लिख दीजिएगा, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, सम होता है। और एक चीज तो आपको पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है उसको। अब जहाँ हम चलते हैं, यदि आपको मिला जाए विषम संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर बात आएगी किसका, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं के गुणनफल। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है, विषम होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए, अधिकतर हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, हम दिमाग में सोचते हैं कि अभाज्य संख्या कहाँ शुरुआत होता है, शुरुआत होता है 2 से। अब 2 क्या है, एक सम संख्या, लेकिन ऑप्शन में या तो खाली स्थान में क्या आ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या खाली स्थान होती है, तो हम हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, 3 में। तो ये कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो आपको ये कहना है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होता है। ये जब आ गया तो वहां पर आपको लिख देना है असत्य। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2, और जो कि कौन है, सम है। तो यहाँ पर 5वां हमारा आ जाएगा, सबसे या प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, विषम नहीं होती, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। अभाज्य संख्या 2 है, जो कि सम है, जो कि सम है।
इतना क्वेश्चन से आपको जो मेरी बात मैं बोला हूँ वहां से आपको एक नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है चिन्ह से। चिन्ह से भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन। ये है चिन्ह, इसको हम कहते हैं प्रत्येक के लिए। क्या कहते हैं इसको हम? प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए या सभी के लिए कह सकते हैं। ये होता है का अवयव है। और ये होता है का अवयव नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम कहेंगे का अवयव नहीं है। का अवयव नहीं है। और अगला जो हमको मिलेगा ये इस चिन्ह को हम कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको आप समरूप के चिन्ह के रूप में पढ़े होंगे। ये इस तरीके से आपको मिलेगा, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे टिल्ड। नाम सुन लीजिएगा अच्छे से, इसका नाम क्या होगा? टिल्ड, जिसको हम कहते हैं निषेधन। क्या कहते हैं? निषेधन। अब एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों मिलाकर, सॉरी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर हमको देता है वास्तविक संख्याएं। क्या देता है? वास्तविक संख्याएं। अगला हमको जो पॉइंट मिलने वाला है वो है 7वां, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है। खाली स्थान में एक साथ आया था, वास्तविक और परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर खाली स्थान संख्या बनाती है। तो वहां पर हमको क्या लिख देना है? वास्तविक संख्या। अब हम चलते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है अध्याय 15, जिसमें हमको मिलेगा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें से आपको बहुत सारे आकृतियों के बारे में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें से भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो पहला आकृति जो हमको मिलेगा, चलिए पहला हम देखते हैं अध्याय 15, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए, ये आपको इसमें बहुत सारे आकृति देखने को मिलता है, जिसमें आपको पहला नंबर मिलने वाला है वो है घन। तो घन के लिए आपको पहले मैं बता रहा हूँ फार्मूला। घन में आपको मिलेगा पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र। घन में आपको मिलेगा पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र। तो घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र होगा 1/2। ध्यान समझिएगा, घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होगा? 1/2। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण ये हमको मिलता है 1/3, जिसमें ए क्या होता है? घन की भुजा। ए क्या है? घन की भुजा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला चित्र जो हमको मिलेगा, या अगला आकृति जो हमको मिलेगा घनाभ के रूप में। तो घनाभ के लिए भी हमको मिलेगा पहले पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र, पृष्ठीय विकर्ण। तो घनाभ में हमको मिलेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके लिए जैसे हमको भुजाएं मिल रहेगा उसके हिसाब से, जैसे हमको पृष्ठ मिल रहेगा उसके हिसाब से हम फार्मूला लगाते जाएंगे। तो इसमें हमको 3 तरीके से मिलेगा, कर्णी के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग, और यहीं से हमको एक और मिलेगा कर्णी के अंदर b का वर्ग धन c का वर्ग। देखिएगा इसमें मैं बराबर नहीं लिख रहा हूँ, है ना, पृष्ठ के हिसाब से ये सब चलता रहेगा। और वैसे ही हमको फिर आगे मिलेगा c का वर्ग धन a का वर्ग। ये हो जाएगा पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र। अब हमको मिलेगा आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण का सूत्र मिल जाएगा घनाभ के लिए कर्णी के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। देखिए
घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र आपको 3 तरीके से 3 पृष्ठों के आधार पर मिलेगा और आकाशीय विकर्ण का सूत्र आपको कली के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c के वर्ग के रूप में मिलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगा और देखने को उसको देखें। जो घन घनाभ दोनों के लिए घन घनाभ के लिए तीसरा जो फार्मूला मिलता है घन घनाभ के लिए, पहला कोरों की संख्या, ये खाली स्थान में अधिकतर आता है ना, कोरों की संख्या, कोरों की संख्या होता है 12। आपके पास कोर मतलब होता है क्या, भुजा, तो कोरों की संख्या कितना हो जाएगा 12। दूसरा कोर के बाद आ जाएगा पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या ये होता है 6, ये किसके लिए है, घन घनाभ दोनों के लिए। अब तीसरा हमको जो मिलेगा शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या मिलता है इसमें 8। अगला जो हमको मिल रहा है ये रहेगा पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, पृष्ठीय विकर्णों की संख्या ये मिल जाएगा हमको। पृष्ठों की संख्या होता है 6 और एक पृष्ठ में विकर्णों की संख्या 2, तो 6 दूनी 12। अब पांचवा इसी से हमको मिलेगा आकाशीय विकर्णों की संख्या, आकाशीय विकर्णों की संख्या ये हमको मिल जाएगा कितना 4। आकाशीय विकर्णों की संख्या कितना 4, तो दोनों मिलाकर हमको आता है अगला क्वेश्चन जो मिलेगा या अगला टॉपिक जो हमको मिलेगा कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या। तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा, पृष्ठीय विकर्णों की संख्या 12, आकाशीय विकर्णों की संख्या 4, तो टोटल विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 16। तो इसमें से भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला आकृति जिसका नाम है बेलन, जिसका नाम क्या है बेलन। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बेलन के बारे में। तो बेलन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाला है उसको हम देखते हैं। पहला बेलन के लिए है ना, बेलन के लिए पहला फार्मूला जो मिलेगा वो रहेगा वक्र पृष्ठ का सूत्र। बेलन के वक्र पृष्ठ सूत्र, वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr(h). बेलन के वक्र पृष्ठ सूत्र होगा 2πr(h). दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कह सकते हैं ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आपको देखने को मिलेगा 2πr(h+r). तो संपूर्ण पृष्ठ सूत्र हो गया 2πr(h+r). अब अगला हमको मिलेगा आयतन, क्या मिलेगा आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो ये जो तीनों फार्मूला है वो किसके लिए यूज होगा, बेलन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगला आकृति जो हमको मिलता है शंकु के रूप में। किस रूप में मिलेगा, शंकु। तो शंकु के लिए पहला फार्मूला हो जाएगा हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको भी हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा πr(l). अब इसमें l जो दिखाई दे रहा है वो आपके लिए नया हो जाएगा, तो ये क्या होता है मैं इसको बताने के बाद बता रहा हूँ। तो दूसरा हमको मिलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है πr कोष्टक में l+r। अब अगला हमको फार्मूला मिलेगा वो है हमारा आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो जो हमको बेलन का फार्मूला निकला है ना उसका हम 1/3 करेंगे तो किसका सूत्र निकल जाएगा, शंकु के आयतन का सूत्र। अब मैं आपको बोला था ये एल क्या है, तो एल होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l² = h² + r²। और यही से हमको a का जब मान निकालना होता है तो वर्ग इधर आके क्या बन जाता है, कर्णी। तो कर्णी के अंदर बन जाएगा h² + r²। तो इस तरीके से तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा a बराबर कर्णी के अंदर h² + r²। अब अगला आकृति जो मिलेगा वो है हमारा गोला। कौन सा आकृति मिलने वाला है, गोला। तो गोला का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4πr² और इसका हो जाएगा आयतन
गोले का आयतन। आयतन का सूत्र हमको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको नया चीज देखने को मिलता है, वो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं, ये होता है 3 पाई आर का वर्ग। जब अर्धगोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगा तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का वर्ग, तो अर्धगोले के जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगा तब क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा मान लो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको 3 और फार्मूला, 2 नया और फार्मूला देखने को मिल गया अर्धगोले के लिए, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको इस अध्याय का जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है उसको भी मैं बता दिया। अब हम चलते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, और यह है हमारा अंतिम अध्याय। तो चलिए बढ़ते हैं अपना अंतिम अध्याय की ओर, जिसका नाम है आंकड़ों का विश्लेषण। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा फार्मूला देखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अध्याय 16 की ओर। अध्याय 16, इसका नाम है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, जिसको हम शॉर्टली सांख्यिकी भी कहते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण। अब हम देखते हैं आंकड़ों के विश्लेषण में सबसे पहले फार्मूला जो मिलता है वो है औसत मान या समांतर माध्य। औसत मान या इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य। और औसत मान का सूत्र आपके दिमाग में ऐसे आ गया होगा, औसत मान का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये हो गया। अब हमको मिलता है माध्यिका। माध्यिका आपको दो तरीके से मिलेगा, एक वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में, मतलब सारणी जो दिया रहता है ना उस रूप में, और एक सामान्य आंकड़ों के रूप में, जब हमको नॉर्मल से 1 2 8 10 15 ऐसा लिखा रहेगा तब के लिए। तो पहला जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको सामान्य अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप का बता रहा हूँ। तो माध्यिका का सूत्र होता है हमारे पास, ये दो तरीके से मिलेगा। जब n मतलब पदों की संख्या, ये रहेगा विषम। माध्यिका का सूत्र लगाना है जब n बराबर क्या है हमारे पास विषम, तब सूत्र क्या हो जाएगा n + 1/2 वह पद का मान, n + 1/2 वह पद का मान। ये कब है जब n पदों की संख्या क्या रहेगा विषम, और माध्यिका जब n बराबर क्या रहेगा सम, मतलब पदों की संख्या क्या रहेगा सम, तब के लिए माध्यिका का सूत्र हो जाएगा माध्यिका बराबर 1/2 n/2 पद का मान, n/2 पद का मान धन n/2 + 1वां पद का मान, 1वां पद का मान। ये देखिए यहाँ पर पदों की संख्या विषम है तब के लिए अलग सूत्र है, यहाँ पर जब पदों की संख्या सम है तब के लिए अलग सूत्र है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हमको आंकड़े वर्गीकृत मतलब सारणी के रूप में दिया जाता है, वर्गांतर के रूप में, तब के लिए समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। जब वर्गीकृत आंकड़े के रूप में दिया रहेगा तब समांतर माध्य निकालने का सूत्र हो जाएगा सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। अब चौथा हमको फॉर्मूला मिलेगा माध्यिका। माध्यिका का सूत्र ये किसके लिए चल रहा है, अब जो चल रहा है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये चल रहा है ना, आंकड़ों के लिए, मतलब जब ये सारणी के रूप में रहता है ना तब के लिए हो जाता है समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा fx बटा सिग्मा f, और माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n + n/2 -
CF/F इंटू में H। माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, N प्लस N/-CF/F गुणा में H। ये हो गया माध्यिका का सूत्र। अब हम आते हैं किसके पास, बहुला के पास। अंतिम फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा, ये हमारा बहुला। तो बहुला का सूत्र हो जाता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। और बहुला क्या होता है, जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक बार होता है वो कहलाता है उसका बहुला। तो बहुला का सूत्र जब ये वर्गीकृत आंकड़े के रूप में मिला रहेगा तब क्या फॉर्मूला रहेगा, N प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इस तरीके से आपको मैंने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर का हर एक उदाहरण हर एक सूत्र को बता दिया। तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो आज तक नहीं बना होगा जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कक्षा 10वीं के हर एक फार्मूला को बता दिया गया हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके उनका हेल्प करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस वीडियो से ज़्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू।